दलित उत्थान में योगी सरकार का योगदान विषय पर आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं माननीय मिथिलेश कुमार जी, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। उनका पाठेय, उनका उद्बोधन इस विषय पर आपको प्राप्त होगा। उसके पूर्व मैं आपको आपकी जिज्ञासा के लिए, जो लोक पहल के कार्यकर्ता नहीं हैं, उनकी जिज्ञासा के लिए लोक पहल के कृत्य को मैं आपको आपके सामने उसका एक रेखा चित्र, एक शब्द चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। लोक और पहल। लोक का अभिप्राय आप जानते हैं जनता से है, राज्य के नागरिकों से है, और पहल का आशय हस्तक्षेप से है। लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। इसमें नागरिक की सहभागिता होती है और राज्य की सहभागिता होती है, और राज्य और नागरिक के मध्य नागरिकों की सुरक्षा, नागरिकों की संरक्षा और नागरिकों के विकास संबंधी कार्यों को आयाम देने का काम सरकार करती है। शासन करता है, शासन व्यवस्था करता है, और शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और भारत की जो शासन पद्धति है वह प्रथमतः लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र का एक सामान्य सा अभिप्राय, इसका कोई अकादमिक अर्थ न जानते हुए, जहां लोगों का तंत्र हो, जहां लोग तंत्र अर्थात शासन के निर्माण की भूमिका जहां लोगों द्वारा निर्वहन किया जाता हो, जहां लोक के माध्यम से सरकार का शिल्प बनता हो, सरकार की संरचना का निर्माण लोगों के द्वारा होता है, उस पद्धति को हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र में निरंतर लोक शिक्षण का कार्य होते रहना चाहिए। यह लोक शिक्षण राजनीतिक दलों के माध्यम से, बुद्धिजीवियों के माध्यम से, भारत के आम नागरिकों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अनेकानेक प्रकार से लोक चेतना को जागृत और झंकृत करने के लिए सतत प्रयास होना चाहिए और होते रहना चाहिए। और हम तो उस सनातन परंपरा से आते हैं जिस परंपरा में चरय वेति, गति ही प्रगति का मूल है। हम अपनी चेतना को, अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को लगातार परिमार्जित नहीं करेंगे हमारे याज्ञिक अनुष्ठानों के माध्यम से, हमारे धार्मिक कर्मकांडों के माध्यम से, हमारे दैनिक पूजा पद्धति के माध्यम से, लगातार चेतना के, उसी मस्तिष्क के, उसी बुद्धि के परिमार्जन का कार्य होता है। हमारा ऋषि कहता है कि मुझे, हे ईश्वर, मुझे मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए। यही गायत्री मंत्र का मुख्य अभिप्राय है। राम हमारी चेतना के जागृत सबसे बड़े स्वरूप है। राम हमारी मर्यादा है, कृष्ण हमारे जागृत विवेक हैं, और शंकर संतुलन स्थापित करने के लिए संहार का भी स्वरूप ग्रहण करते हैं, आकृति लेते हैं। इसलिए उन्हें आशुतोष, अवधरदानी और संहारस कहा जाता है। कभी कहा जाता था राम, कृष्ण और शिव भारत की प्रस्थान त्रयी है। सत्यम, शिवम, सुंदरम की अभिकल्पना इसी देश में चलती है, और उस देश का अगर लोकतंत्र इस देश की संस्कृति और सभ्यता से अभिप्रेरित होगा तो वह लोकतंत्र और परिमार्जित होगा, जिसमें राम की मर्यादा होगी, कृष्ण का विवेक होगा और शंकर का मानस होगा। तो ये लोक पहल इसी इसी आकृति, इसी स्वरूप को देने के लिए दिनकर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन्होंने कहा है, धरा दब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। सदैव कोई न कोई महामानव, और ये तो भारत के पूरे इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे तब तक यदा यदा ही धर्मस्य, हमारे योगेश्वर कृष्ण ने वादा किया है। और जब जब ऐसी विषम परिस्थिति आती है, संक्रमण काल आता है, कोई न कोई महामानव हमें दिशा देने के लिए चला आता है।
वर्तमान परिस्थितियां भी कुछ लगातार, जब समय का प्रवाह चलता है तो जब विकास होता है, लोकतंत्र का भी विकास हुआ, लोकतंत्र घुटनों के बल पर भारत के प्रांगण में 1952 से चलते हुए आज परिपक्व लोकतंत्र है। इस परिपक्व लोकतंत्र में जब विकास होता है तो उसके साथ साथ जब हम चलते हैं तो छाया भी साथ चलती है। विकास होता है तो प्रदूषण भी होता है। तो लोकतंत्र में भी विकृतियों का आना कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय की अनेकानेक विकृतियां आती हैं और सुधी जन उसे सन्मार्ग पर प्रेरित करने का सदैव प्रयास करते रहते हैं और यह निरंतरता में प्रक्रिया होती रहती है, क्योंकि यह सनातन का आदेश है। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के मस्तिष्क से एक विचार का अंकुरण हुआ जिसका नाम पड़ा लोक पहल। और वह लोक पहल ऐसे ऐसे कालखंड में जब प्रदेश और देश में एक मजबूत सरकार है, लोकतंत्र क्रियाशील है, गतिशील है, अपनी गत्यात्मक ऊर्जा के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, परंतु अनेकानेक विकृतियां हैं। उन विकृतियों से हमें लड़ना है। और जिस विषय को आज उठाया गया है, जिस विषय का हमारे अग्रजों ने, हमारे जो इस लोक पहल के अगुआ हैं, डॉक्टर वीके सिंह सर, डॉक्टर आलोक चौहान सर, प्रोफेसर संतोष सर, उन लोगों ने आज विषय को बहुत अत्यंत गंभीर विषय को चुना है, क्योंकि भारत की जो सामाजिक संरचना है उसमें एक वर्ग हमेशा हाशिए पर रहा है और हाशिए पर रहने के कारण इस वर्ग के समस्याओं के समाधान के लिए विध्वंस जो हुआ है उसको सकारात्मक स्वरूप देने के लिए सदैव धारा दो रही है। एक सकारात्मक धारा रही है, एक नकारात्मक धारा रही है। यह धारा ईसा की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से चलती है, जब कपिल वस्तु के शाक्य मुनि ने उस कर्मकांड की जटिलता को तोड़ करके सामाजिक समरसता की जड़ों को मजबूत करने का सदप्रयास किया था। उसी के बाद अनेकानेक प्रयास हुए। लोक कवि, लोक मंगल के कवि। तो भारत की पूरी परंपरा में एक जो वर्ग है वो हाशिए पर रहा है और मुझे कहने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है, किसी प्रकार का संशय और समस्या भी नहीं है कि ज्ञात भारत के इतिहास में प्रारंभिक जो संविधान था वो मनु महाराज का संविधान था। मनु का संविधान था जिसमें अम्बेडकर। तो मैं कह रहा था सर, एक बहुत गंभीर विषय पर आप विद्वानों का, आप सबका, सुधी जनों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर पर अगर ठीक से चिंतन करें, न तो नकारात्मक न तो सकारात्मक, एक निरपेक्ष दृष्टि से, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जितने सदप्रयास किए, जितने आक्रमण किए, हिंदू धर्म पर कह लीजिए, कर्मकांड पर कह लीजिए, लेकिन जब देश का संविधान बनने लगा तो उन्होंने सारे कलुष को मधु की चाशनी में सराबोर कर दिया और एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी के लिए समादर का भाव था, सभी के लिए समान रूप से, सभी के लिए समान रूप से सभी के लिए समान रूप से स्थान था। और ये एक अद्भुत संयोग है, एक अद्भुत घटना है, एक अद्भुत संयोग है, एक अद्भुत घटना है कि आखिर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस कलुष को समाप्त करके समरसता में परिवर्तित किया, तो क्या कारण है कि भारत में इस समाज को बरगलाने का, पथ विचलित करने का, दिग्भ्रमित करने का सदप्रयास किया जाता है। तो ये एक बड़ा विचित्र सा संयोग है कि एक फैशन सा बना हुआ है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव के वैचारिक अनुगामी हैं तो हम पूरी परंपरा का विध्वंस करेंगे, हम समरसता की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब तक कटुता रहेगी, जब तक समरसता की बात नहीं होगी, तब तक समाज का उत्थान नहीं होगा।
और लोक पहल इसी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। मुझे यह कहते हुए बड़ा संतोष, जैसे मैंने कहा कि शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध ने यह प्रयास किया था कर्मकांड की जड़ता को तोड़ने के लिए, और आधुनिक युग में उत्तर प्रदेश के सुदूर पूर्वी क्षेत्र पर एक आध्यात्मिक केंद्र है, उसका नाम है बाबा गोरखनाथ का मठ। मुझे बताते हुए बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मिथिलेश सर, जो हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। माननीय मिथिलेश जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। तो अब हम लोग कार्यक्रम का समारंभ करेंगे, और इस कार्यक्रम के समारंभ के लिए मैं काशी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि का परिचय कराएं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो आज के कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए हमारे मुख्य अतिथि का परिचय प्रस्तुत करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। सभी को सादर प्रणाम। आज लोक पहल के द्वारा दलित उत्थान में योगी सरकार का योगदान विषय पर आज के महत्वपूर्ण चर्चा के मुख्य वक्ता परम आदरणीय मिथिलेश कुमार जी, शाहजहांपुर से पूर्व सांसद, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया द्वारा आपको अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपाध्यक्ष नामित हुए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जो संरचना है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और कुल 12 सदस्य होते हैं। इसी क्रम में हमारे आदरणीय प्रोफेसर आलोक चौहान साहब, प्रदेश मीडिया प्रभारी, लोक पहल डायरेक्टर मेरठ, एवं डॉक्टर विजय कुमार जी साहब, प्रयाग से समन्वयक लोक पहल एवं वरिष्ठ विचारक, डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर, प्रभारी अवध प्रांत लोक पहल, एवं प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, प्रभारी पूर्वी उत्तर प्रदेश लोक पहल, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में है। इसके अलावा कार्यक्रम में जो लोग जुड़ चुके हैं, हम सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं। और आगे मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी साहब से निवेदन करूंगा कि संचालन का दायित्व का निर्वहन करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आपने बहुत अपने संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन में हमारे मुख्य अतिथि का वैचारिक परिचय कराया, उनका जिस पद और जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं उससे परिचय कराया, और हम लोग लगातार प्रयास और प्रचार करते रहे हैं कि सर हमारे बीच आए और हमारा उद्बोधन करें। आपको बहुत बहुत आभार और साधुवाद। सर, आप हमारे लोक पहल के कार्यक्रम में माननीय मिथिलेश जी आए हैं। वह शाहजहांपुर से लोकसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के विषय पर आमंत्रित करने के पूर्व मैं कुछ आज के विषय की वैचारिकी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सर, इस देश की सबसे मौलिक समस्या रही है सामाजिक संरचना में जिस प्रकार का पद सोपान है, और इस पद सोपान में इस समाज का एक बहुत बड़ा बहुसंख्यक वर्ग भारत की मूल चेतना से अपनी दूरी बनाए हुए है। और यह दूरी किस तरह समाप्त हो, देश के आध्यात्मिक संतों ने, राजनीतिक महानुभावों ने, समाज सुधारकों ने इसका लगातार प्रयास किया है। और इस प्रयास में यह एक सुखद संयोग है कि इस प्रदेश के 24 करोड़ आबादी के जो मुखिया हैं, जो अभिभावक हैं, जो संरक्षण हैं, और संवैधानिक शब्दावली में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह एक ऐसे संप्रदाय से, एक ऐसी परंपरा से आते हैं जिसका पूरा वैचारिक अधिष्ठान ही सामाजिक समरसता के लिए समर्पित है। वह केवल शब्द नहीं है, वह प्रयोग भी है। वह प्रयोग ऐसा है कि जिसका रसोईया स्वयं दलित समुदाय से आता है, और एक लंबी परंपरा, सनातन परंपरा जिसने
सामाजिक जड़ता को, अस्पृश्यता को तोड़ने का सदप्रयास किया है। और आज भी यह यक्ष प्रश्न है कि दलित चेतना और राष्ट्रीय चेतना के बीच किस प्रकार सेतु का निर्माण हो और वह किस तरह राष्ट्रीय धारा में प्रवाहित हो। यह कालखंड जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा है, यह कालखंड उसी राष्ट्रीय चेतना और दलित चेतना, उसी चेतना को एकीकृत करने का एक अस्तित्व और भगीरथ प्रयास है। और उस प्रयास का की प्रामाणिकता इस बात में है कि दलित मतों पर, विचारों पर प्रतिदावा करने वाली पार्टी जिस क्षेत्र विशेष में अपना विशेष प्रभाव रखती थी, उस प्रभाव में संकुचन हुआ। यह इस बात का ज्वलंत उदाहरण और प्रमाण है और स्वयं में सिद्धि है। अब मैं आमंत्रित करता हूं, दलित उत्थान में योगी सरकार की क्या अवदान है, क्या योगदान है, इस पर अपने यशस्वी वक्ता, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष माननीय मिथिलेश कुमार जी को, आप किसी समुदाय से नहीं, आप भारत माता के लाडले पुत्र हैं और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। और दलित संवेदना, भूख से उपजी हुई करुणा जिसके हृदय में है, जिसमें बाबा साहेब का स्पंदन है, तो गीता का सुंदर मधुर गीत है। आदरणीय डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी। आज के इस कार्यक्रम में आयोजित करने वाले डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करते हुए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने दलित उत्थान का कार्यक्रम जो रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, इस सरकार की जब से सरकार बनी है तब से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के उत्थान के विषय में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में आए, उस समय तक अनुसूचित जाति जनजाति की पुत्रियों की शादी के लिए मात्र 20,000 रुपया मिला करता था। उन्होंने एक स्कीम बनाई सामूहिक शादी योजना के अंतर्गत, जिसमें आज 51,000 रुपया उन दलित समुदाय की बच्चियों की शादी में सामूहिक रूप से सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है। और अधिकारियों के द्वारा जिन गरीब बच्चियों के माँ बाप नहीं है, उनका पैर पूजना, उनकी शादी के सारे अनुष्ठान करना, ये अपने में एक अद्भुत कार्य है। और पूर्व की भांति जो व्यक्ति शादी करते हैं उनको भी 20,000 रुपया दिया जा रहा है, क्योंकि हम क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि व्यक्तिगत शादियों पे भी अनुदान राशि को बढ़ाया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कम से कम उनको 20,000 से लेकर के 40,000 रुपया तक भी दिया जाए। इसी तरीके से अनुसूचित जाति व्यक्तियों के साथ साथ एक श्रमिक लोगों की लड़कियों की शादी के लिए 65,000 रुपया दिया जाता है, तो मैं चाहता हूं उसको भी बढ़ाया जाए और 51 जगह पर 65 ही किया जाए। एक माध्यम है जिसके तहत हम यहाँ ये बात पहुंचा सकते हैं। दूसरा, जो हमारी निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में 500 रुपया प्रति माह के हिसाब से उनके सीधे खाते में दिया जाता है। ये अपने में एक महत्वपूर्ण कार्य है कि इसके पहले उनको चेक दिए जाते थे और दलालों के द्वारा उस पैसे को बंदरबाट कर लिया जाता, कम से कम 1 साल की उनकी पेंशन ले ली जाती थी। आज उनके खाते में सीधे ये पेंशन जा रही है, जिससे वो अपने आप को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुमंगला कन्या योजना के अंतर्गत बच्चियों को जो बच्चा पैदा होता है उनको 6,000 रुपया दिया जाता है। और ये तो
अनुसूचित जाति के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाता है। ये चूंकि हमारे समाज कल्याण विभाग में ही आता है। आपने देखा होगा कि इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी उनके द्वारा विकलांगों को और दिव्यांगों को सीधे कुछ भी नहीं मिलता था। आज उनको भी पूरी पेंशन मिल रही है। पूरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ हो रही है कि उनके द्वारा ऐसी एक योजना बनाई गई जिससे बहुत अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण हुआ। दलित वर्ग में एक विशेष उत्साह आया कि कोई ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति, दो माध्यम है जिनके द्वारा अनुसूचित जाति के बच्चों को पढ़ने का मौका मिला। चाहे कक्षा 6 का छात्र हो, चाहे कक्षा 12 का छात्र हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे पीजी हो, डॉक्टर और इंजीनियर, सबको समय से एक तारीख निर्धारित कर दी गई है कि इस तारीख तक उनके खाते में सीधे फीस चली जाएगी। पहले कॉलेजों के खाते में फीस जाती थी और बच्चों को आधी मिलती थी, आधी नहीं मिलती थी। आज उनके द्वारा सीधे स्टूडेंट के खाते में फीस भी जाती है और छात्रवृत्ति भी जाती है। इससे एक अनुसूचित जाति के अंतर्गत जाति में बहुत ही मुख्यमंत्री के प्रति उत्साह आया है, जिससे वो मुख्यमंत्री प्रति आकर्षित हो रहे हैं। हम तमाम क्षेत्रों में जाते हैं तो उसमें पता लगता है कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग पहले अपने को बहुत छोटा समझते थे, लोगों के बीच में जाना नहीं पसंद करते थे। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम योजनाओं में, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे उनके इलाज हो, उन सब के लिए सीधा पैसा उनके खातों में जा रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर वर्ग में प्रशंसा हो रही है और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग चाहते हैं कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री फिर दोबारा मुख्यमंत्री बने ताकि उनके लिए अन्य भी योजनाएं और आ सके। एक अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न और अत्याचार, ये बहुत पुराना कानून चला आ रहा था, लेकिन उसमें अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती थी तो उनको कोई भी उपचार हेतु धन नहीं मिलता था। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को द्वारा जो छोटे घटनाएं होती हैं उनमें 25% जिस दिन एफआईआर होती है उसके 3 दिन के अंतर्गत उनके खातों में पैसा पहुंच जाता है और 50% चार्जशीट लगते वक्त और 50% जैसे ही आप वो जीतते हैं मुकदमा तो आपको मिलता है। इसमें बलात्कार, लूट, हत्या, इस तरीके जो घटनाएं घटती हैं उनमें 50% एफआईआर होते ही हत्या पे 4,25,000 इस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को पैसा मिला है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे उनके खाते में समाज कल्याण विभाग के द्वारा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं। और अगर कहीं कोई गंभीर घटना घटी तो हम लोग जाकर के वहां पर उनकी जांच करते हैं और आकर के उनको सरकार की पूरी ताकत मिलती है, जिससे आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये मानने तैयार हैं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं उनके द्वारा दलित समाज के लिए विशेष रूप से कार्य किया गया है। और स्कूल और अस्पताल, इनमें भी बेहद तरीके से इनका आरक्षण भी पूरा हो रहा है। अभी अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तमाम आरक्षण के तहत नौकरियां भी मिली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ स्वच्छ छवि और आपने कोई भी कंपटीशन पास किया है तो बीच में किसी तरीके का कोई अवरोध नहीं आता है और उनको सीधे नौकरी मिल जाती है। पहले वो नेताओं के यहाँ, अधिकारियों के यहाँ, दलालों के यहाँ चक्कर काटा करते थे कि हमारी कोई बात हो जाए और हमारी नौकरी मिल जाए। आज जो बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं, आप देखते होंगे कि अमुक रिक्शे वाले की बेटी आईएएस बन गई, पीसीएस बन गई, लेखपाल बन गई, सफाई कर्मचारी बन गई, सब योग्यता के आधार पर हो रहा है। दलित समाज के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ एक वरदान के तहत साबित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं
और उनसे निवेदन भी करता हूं, कई जगह पर अनुसूचित जाति के लोगों को अभी अधिक पैसे की जरूरत है। जैसे ये पेंशन 500 रुपया मिलती है, महंगाई के जमाने में 500 रुपये से कोई भला नहीं होता है, कम से कम इसको 1000 रुपया कर दिया जाए। शादी अनुदान में जो व्यक्तिगत लोग शादी करते हैं तो उनमें भी 20,000 जगह कम से कम 40,000 कर दिया जाए। और जो अनुसूचित जाति के लोग जो सामूहिक शादियों में 51,000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है और श्रमिक विभाग के द्वारा 65,000 रुपया दिया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि इनको भी बराबर एक लेवल पे दे दिया जाए। अभी मैं गाजियाबाद में एक मीटिंग करके आया था, तो वहां पर एक नई चीज निकल करके आई कि जो सरकार की व्यवस्था है इसमें फीस हमको बाद में मिलती है और छात्रवृत्ति बाद में मिलती है। छोटे छोटे कोर्सों में तो हम लोग फीस जमा कर देते हैं, बीएड की जैसे 51,000 रुपया है, बीटीसी की 40,000 रुपया है, बीए बीकॉम की 5,000 रुपया है, तो इनमें तो जमा कर देते हैं। लेकिन जब बच्चे का सिलेक्शन किसी के एमबीबीएस में होता है तो उसकी फीस प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक रखी है। तो उन लोगों ने, हमें एक शिष्टमंडल मिला था, ये मांग किया है कि हम लोगों का एडमिशन 0 पे करा दे और पैसा जो दे फीस का तो वो सीधे स्कूल को दे दे, हमसे कोई एनओसी ले ले, कोई लेटर लिखवा ले, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के दलित समाज के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर भी बन जाएं। ये एक आवश्यकता है। आज इस दलित योगदान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये विषय रखा गया है, इसके मैं उन क्षेत्र के लोगों की बात भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और सरकार ने जो काम किया है, इससे पहले किसी सरकार ने भी अनुसूचित जाति दलित समाज के लिए इतना बेहतरीन काम नहीं किया था कि 10,000 शादी मिलते थे, उनमें कुछ होता ही ना था। आज सामूहिक शादियां हो रही हैं, उनमें बहुत फायदा मिल रहा है। जो उनकी जरूरत थी मैंने वो भी आपको बताई। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी के द्वारा, हमारे आलोक जी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन में उत्तर प्रदेश सरकार के अवदान का क्रमशः विवरण और वर्णन प्रस्तुत किया है। और इसके साथ ही जो कहीं त्रुटियां हैं, कमियां हैं, इस लोक पहल के माध्यम से आपने अपनी मांग भी प्रस्तुत कर दी है। जिस सरलता, सहजता से आपने ये बातें प्रस्तुत की हैं और जिस तरह मुख्यमंत्री के अवदान पर आपने विश्लेषण प्रस्तुत किया है, सर, आपके लिए लोक पहल के तरफ से, हमारे मुखिया, हमारे अगुआ डॉक्टर वीके सिंह साहब के तरफ से, हमारे मुख्य संरक्षक और मीडिया सेल को देख रहे श्रीमान डॉक्टर आलोक चौहान जी के तरफ से, श्रीमान प्रोफेसर संतोष सिंह के तरफ से और सभी मेरे प्रतिभागियों के तरफ से, लोक पहल के एक एक कार्यकर्ता माननीय जितेंद्र कुमार सिंह के तरफ से, माननीय हर्ष कुमार जी के तरफ से हम आपका कोटिशः आभार व्यक्त करते हैं। और मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए युवा अर्थशास्त्री सहायक आचार्य डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर हर्ष जी। धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। औपचारिक धन्यवाद के क्रम में जैसा कि एक पाथे श्री मिथिलेश कुमार उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का हम सभी को प्राप्त हुआ। सर ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से, जैसा कि कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकारें बोलने की स्वतंत्रता आपको देती हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता तब बेमानी हो जाती है जब सरकारें न सुने। सर ने यहाँ आकर अपने उद्बोधन से इस बात को भी बहुत रेखांकित कर दिया कि वास्तव में जो लोक पहल है उसका उद्देश्य क्या है। सर ने अपने उद्बोधन में न केवल सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाया, बल्कि सरकार को आगे की भी जो राह है, जो यहाँ के माध्यम से, इस लोक पहल के मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी, इस उद्देश्य को भी सर ने सार्थक बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, जैसा कि सरकारों का और प्रशासन का काम करने का जो तरीका है, उसमें जो सबसे बड़े बदलाव की ओर श्री मिथिलेश कुमार जी ने रेखांकित किया, वह है लाभार्थी और सरकार के बीच में जो बिचौलियों का जो भूमिका है
वो धीमे धीमे बिल्कुल कम होती जा रही है, लगभग नगण्य होती जा रही है। वास्तव में लोक पहल का उद्देश्य भी इस सरकार और लाभार्थी के बीच का जो सेतु है उसी को मजबूत करना है। मैं अपने बहुत व्यस्ततम समय में से समय निकाला श्री मिथिलेश कुमार जी, मैं लोक पहल मंच की ओर से मैं इस प्रयागराज के संयोजक श्री बीके सिंह साहब की तरफ से और इस लोक पहल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर आलोक चौहान जी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसी अनुक्रम में काशी प्रांत से जुड़े श्री जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आज के मुख्य वक्ता का व्यक्तिगत परिचय दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस लोक पहल कार्यक्रम को लगातार और सक्रिय और एक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि इसे और व्यवहारिक धरातल पर सरकार की नीतियों को हम आम जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हों, उसके लिए अपने प्रयास को लगातार उन्नत ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए मीडिया प्रभारी डॉक्टर आलोक चौहान जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं श्री काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और इस लोक पहल के मार्गदर्शक मंडल के रूप में प्रोफेसर संतोष सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जोड़कर और इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए ये पूर्व में जो होने वाली मीटिंगें थी उसमें अपने सुझावों से हमें संवर्धित किया। मैं इस कार्यक्रम के का संचालन कर रहे अब हमारे बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अंत में इस पूरे कार्यक्रम और हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर बीके सिंह जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हैं, उनका भी मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट करता हूं। बाकी हमारे इस कार्यक्रम को बहुत से लोग जो फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, जो अन्य प्रतिभागी हैं, शिक्षक हैं, समाज के विभिन्न अलग अलग तबकों से आते हैं, जिनकी इस सरकार में, इस लोकतंत्र में निष्ठा है, जो सरकार के जो एक सक्रिय पक्ष के को उजागर करने में, जो सकारात्मक बिंदुओं को रेखांकित करने में अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत होना चाहते हैं, उन सभी जो सभी जुड़े, सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की, उन सभी का धन्यवाद। डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अगर क्वेश्चन आंसर सेक्शन में या चैट सेक्शन में हमारे किसी प्रतिभाग करने वाले अटेंडी ने आदरणीय मिथिलेश जी के लिए अगर उनके पास कोई प्रश्न हो और उन्होंने चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर सेशन में लिखा हो, तो एक बार आप देख लें और अगर हो तो उसे पढ़ें। और मैं आदरणीय भाई मिथिलेश कुमार जी से कि सर आप उस प्रश्न या वो जो प्रश्न जिन लोगों ने पूछे हैं उनका जो भी आपके स्तर से कुछ उत्तर उनको मिल जाएगा तो वो बेहतर होगा और ये कार्यक्रम ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा सार्थक हो पाएगा। एक प्रतिभागी ने पूछा था वो हैंड रेज करके कि क्या इस लोक पहल से मेरी वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से हो सकती है, तो हमने कहा कि यह वैचारिक इसका जवाब मैं दे देता हूं। जिन मित्र ने ये प्रश्न किया है कि वो अपनी कोई बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी सूचना के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि लोक पहल की जो वेबसाइट है lokpahal.org www.lokpahal.org उस वेबसाइट पे जाएं तो वहां एक लिंक है, एक आइकन मिलेगा जिसमें आप अपनी बात कह सकते हैं और नियमित रूप से हम वो सारे मसले जो लोक पहल को विभिन्न माध्यमों से मिलते हैं जन आकांक्षाओं के या जन अपेक्षाओं के रूप में, हम उनको माननीय मुख्यमंत्री जी तक या उनके कार्यालय तक अवश्य पहुंचाते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो बात ससमय पहुंच जाए, हम उसमें विलंब भी नहीं करते। तो हमारी लोक पहल की वेबसाइट पर www.lokpahal.org
इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी बात, नीचे एक लिंक मिलेगा आपको जिसमें ये आएगा। सर ये प्रश्न है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट को मोबाइल और लैपटॉप चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदरणीय मिथिलेश जी सर की आज्ञा से, अगर वो आज्ञा दें तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए जवाब। जी, अश्विनी जी, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश शासन ने प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय से ये अपेक्षा की है, एक फॉर्म है, एक एक्सेल शीट है, पूरी डेटा शीट है, उसमें 14 या 15 डेटा फील्ड हैं, उस पर प्रत्येक अर्ह छात्र का विवरण भेजे जाने की अपेक्षा की है। तो वो उस विवरण के आधार पर जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और विद्यालयों से शासन को प्राप्त होगा, उस विवरण के आधार पर जो पात्र छात्र होंगे, और मेरा मानना है कि जिनका महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या विद्यालय के स्तर से जिनका डेटा, जिनका विवरण अग्रसारित किया जाएगा, वो पात्र होगा ही, तो उनको फिर वो मिलेगा। और इसमें मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि टैबलेट या स्मार्टफोन का ऑप्शन है, लैपटॉप का संभवतः मेरी जानकारी के हिसाब से लैपटॉप नहीं है, लेकिन लैपटॉप जो काम करता है आजकल, टैबलेट भी लगभग वही काम करती है, स्मार्टफोन भी लगभग वो काम कर ही रहे हैं। तो टैबलेट और स्मार्टफोन का है, और जैसा मैंने बताया प्रक्रिया वही है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालयों के स्तर से छात्रों का पूरा विवरण भेजा जाना है। तो हम संभवतः ये आशा करते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय ने आपका विवरण अवश्य भेजा होगा, और इस शुभकामना के साथ कि आपको जल्दी ही, जब भी शासन की ओर से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, सारा डेटा एकत्रित होने के बाद, तो आपको आपका टैबलेट या स्मार्टफोन जल्दी से जल्दी मिल जाए, और आपकी तमाम सारी पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया को वो सुगम बना सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक सर। एक प्रश्न सर थोड़ा सा विलंब से आया है, ये पूछ रहे हैं कि सर चंदौली के पंडित दीनदयाल नगर में विश्वविद्यालय के निर्माण करने की कृपा करें। डॉक्टर आलोक चौहान सर। जी चलिए, मैं इनसे यही अनुरोध करता हूं कि ये अपनी अपेक्षा और अपनी आकांक्षा लोक पहल की वेबसाइट के माध्यम से या हमारी ईमेल आईडी contact@lokpahal.org, जिसको एडमिनिस्टर मैं ही करता हूं, उस पर अपनी बात लिख के भेजे, और हम ये अपेक्षा निश्चित रूप से अग्रसारित भी करेंगे, और लोक पहल की ओर से हम सरकार से ये आग्रह भी करेंगे, और हम आशा करते हैं कि इनकी बात सुनी जाएगी। चौहान सर, अगर आप अनुमत हो तो चंदौली विश्वविद्यालय के बारे में हम 2 शब्द बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल, अरे स्वागत है आपका, जरूर। दरअसल चंदौली जनपद बनारस के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड चंदौली के समस्त महाविद्यालय हैं, जिसकी दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। तो ये एक तकनीकी ये चीज है कि इतने नजदीक पर विश्वविद्यालय, बल्कि मिर्जापुर हो जाए, सोनभद्र हो जाए, वो सुदूर है, उधर आदिवासी क्षेत्र है, ज्यादा छात्र भी हैं, उनको आना जाना थोड़ा सा कठिनाई से बच सके। एक सर प्रश्न है माननीय मिथिलेश जी के लिए कि वर्तमान समय में दलित समुदाय के स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु आर्थिक सहायता के लिए क्या कोई लाभार्थी योजना है, ताकि उन्हें अपनी आय अर्जित संपत्ति भूमि ना बेचनी पड़े? ये डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जौनपुर से पूछ रहे हैं माननीय मिथिलेश जी से। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना चलाई गई है,
इसके अंतर्गत आप किसी जाति संप्रदाय के हों, किसी समुदाय के हों, आपको इलाज की व्यवस्था मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज के लिए पैसा मिलता है। पहले समाज कल्याण 5,000 रुपए 10,000 रुपए तक दिया जाता था। 5,000 रुपए तो कोई फायदा नहीं होता किसी को, इसलिए आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत सबको इलाज को पैसा दिया जाता। आप किसी भी जाति समुदाय के आते। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रश्न और है सर, लेकिन वो नहर के संबंध में है। ये है कि सर जी आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि ज्ञानपुर गंग नहर के पानी टेल के बाद कई सही दिशा में नहीं जा रहा है। हजारों हेक्टेयर क्षेत्र किसानों के फसल हर वर्ष बर्बाद हो जाती है। तो ये लोक पहल के माध्यम से अपना प्रश्न रख रहे हैं कि नहर के पानी से अतिरिक्त जो पानी आता है उससे जो फसलों की बर्बादी है, इसको किस तरह रोका जाए। लोक पहल निश्चित रूप से इसमें मदद करेगा, कर सकता नहीं है, लोक पहल मदद करेगा। ये एक बहुत अच्छी सार्वजनिक हित और सार्वजनिक लाभ की मांग है। बहुत खुशी हुई मुझे ये मांग जो आई और ये बात सुन के। मैं इन भाई से आग्रह करता हूं कि बेहतर हो वो लोक पहल की वेबसाइट जो मैंने बताया www.lokpahal.org, उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचा दें। पीयूष, आप इस क्वेश्चन को जो अखिलेश जी ने कहा है जी, इसको आप कैप्चर करके कल मुझे लिख के देना। मैं ये आश्वासन देता हूं कि कल ही इनकी बात जो उत्तर प्रदेश शासन का लघु सिंचाई विभाग जो इस कार्यक्रम को देखता है, कल ही हम इसको मुख्यमंत्री कार्यालय और लघु सिंचाई विभाग कार्यालय, लघु सिंचाई विभाग जो उत्तर प्रदेश शासन का है, दोनों तक इसको कल ही पहुंचाने का काम करेंगे। एक प्रश्न है सर कि एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या है थाने पर क्रॉस एफआईआर लिखा जाना। संभवतः क्रॉस एफआईआर के विषय में ये बात कर रहे हैं। क्रॉस एफआईआर, अच्छा क्रॉस एफआईआर, हाँ, तो दूसरे पक्ष की ओर से जो पहले एक एफआईआर हो चुकी है। अच्छा। देखिए, मैं एक बात ये बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और मैं समझता हूं कि 1000 से ऊपर थाने होंगे या कम से कम 1000 थाने होंगे। मैं हर थाने की बात इस मामले में कर नहीं सकता, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध ये है, जो भी भाई हमारे जो भी साथी ये प्रश्न लिख रहे हैं, आजकल एक ऑनलाइन एफआईआर का भी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा। ये अपने थाने का और अपने जनपद का हवाला देते हुए अपनी बात अगर वहां ऑनलाइन लिख देंगे तो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशक जी के अंडर में जो स्टाफ है और जो ये पूरी ऑनलाइन वो देखते हैं, ये बात वहां तक पहुंचती है और मैं 100% अपनी जानकारी से कह रहा हूं कि उसका संज्ञान भी लिया जाता है। हाँ, ये अलबत्ता जरूर है कि हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी को ये ऑनलाइन जो व्यवस्था है एफआईआर लिखे जाने की या अपनी बात लिखे जाने की, शिकायत लिखे जाने की, वो लोगों को नहीं पता। लोक पहल ये दायित्व लेता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है, और आप अगर गूगल पे डालेंगे ऑनलाइन एफआईआर यूपी ऑनलाइन एफआईआर आप कर सकते हैं और 100% उसका संज्ञान लिया जाता है, जहां तक संज्ञान की बात है। बाकी उसके बाद तो मेरिट भी है और अपनी बात को कौन कितने अच्छे तरीके से कहता है वो सारी बातें उसके बाद में है। लेकिन अगर किसी के पास इस तरीके का केस है
तो उन्हें निश्चित रूप से ऑनलाइन एफआईआर करवानी चाहिए। और तरीका मैं बता रहा हूं कि गूगल के सर्च बार में उत्तर प्रदेश ऑनलाइन एफआईआर या उत्तर प्रदेश ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट, वो अपने आप उस पेज पे चले जाएंगे जिस पेज से जाके ये कार्य किया जा सकता है, और वो अपनी बात वहां आपसे आपका जनपद और थाना पूछा जाएगा और आपकी बात वहां दर्ज हो जाएगी और संज्ञान भी लिया जाएगा। शायद मैं संशय या संदेह को क्लियर करने में सफल रहा अखिलेश जी, या अभी इन भाई को कोई और संशय संदेह है? नहीं सर, बिल्कुल स्पष्टता के साथ आ गया है, और उसमें डॉक्टर हर्ष जी ने अपने लोक पहल की लिंक भी दे दी है, जिस पर अपनी सारी बातें लिखकर वो लोग भेज सकते हैं सर। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है सर। आपने बहुत स्पष्टता के साथ प्रत्युत्तर दिया है, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, I had shared the link for UP online FIR also. अच्छा, आपने ऑनलाइन एफआईआर? सर मैंने लिंक शेयर कर दिया है पेज का ना, वेब पेज का। बहुत बढ़िया। तो सर आप इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। सभी के जी, मैं समझता हूँ। जी।